गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एमएस क्लासेस में। मैं दीपक कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रिक की आंतरिक संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ब्रिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, या फिर यूं कह कि जो मानव का उत्सर्जन है, उत्सर्जन तंत्र है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, जिसमें ब्रिक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ना है, तो ब्रिक यानी कि किडनी की जो आंतरिक संरचना है ना, ठीक है, ब्रिक की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं। किडनी की जो इनर जिस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, क्या क्या उसके अंदर में होता है, कैसे वो बना होता है, उसके बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके बाहरी कोर से, है ना। तो जो किडनी होता है, किडनी एक कैप्सूल से ढका होता है, ठीक है ना। इस चीज से कैप्सूल नुमा स्ट्रक्चर होता है। तो उस कैप्सूल से ये ढका होता है, जो कि आपका संयोजी उत्तक और साथ ही साथ पेशीय उत्तक का बना होता है, ठीक है ना। संयोजी उत्तक और किसका, पेशीय उत्तक का यह बना हुआ होता है। जो बाहर में आवरण होता है, जो कैप्सूल्स होते हैं, वो आपका संयोजी उत्तक और पेशीय उत्तक का बना होता है, जो पूरी तरह से क्या करता है कि किडनी को ढक करके रखता है। ये जो पेशीय उत्तक होते हैं, इसमें वो अरेखित होते हैं। मैंने एक वर्ड छोड़ दिया ना, अरेखित होते हैं, ठीक है। अरेखीय पेशी उत्तक का होता है, ठीक है। तो संयोजी उत्तक और अरेखीय पेशी उत्तक का बना होता है। जो आपका प्रत्येक किडनी होता है, किडनी कितने होते हैं, दो होते हैं। मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था कि दो किडनी होते हैं। तो प्रत्येक किडनी में आपको बाहर की ओर प्रातस्थ भाग, ठीक है, प्रातस्थ भाग, और भीतर की ओर में अंतस्थ भाग पाया जाता है, ठीक है ना। बाहर की ओर में क्या होता है, प्रातस्थ भाग, और भीतर की ओर में अंतस्थ भाग पाया जाता है। और यह जो होता है 15 से 16 पिरामिड, ठीक है ना, कैसा, पिरामिड के जैसा, ठीक है, पिरामिड, ठीक। तो पिरामिड जैसी संरचना इसके अंदर में बनी होती है, ठीक है, संरचना होती है, जिसे कि हम लोग ब्रिक शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रिक शंकु के नाम से जाना जाता है। अर्थात कहने का मतलब कि किडनी के अंदर में 15 से 16 पिरामिड जैसी संरचनाएं पाई जाती है, उसे ब्रिक शंकु के नाम से जाना जाता है। ये प्रतस्थ भाग और अंतस्थ भाग, जो बाहरी भाग होता है उसे प्रतस्थ भाग कहते हैं, जो भीतरी भाग होता है उसे अंतस्थ भाग के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है, ठीक। इसके बाद है कि इसमें बहुत सारी सूक्ष्म, है ना, ब्रिक के अंदर में जो होता है ना, किडनी के अंदर में, ठीक है, अंदर में आपको बहुत सारी सूक्ष्म, ढेर सारी होती है ना, सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म यानी बहुत ही छोटी, कुंडलित, ठीक है, कुंडलित नलिका होती है ना, कुंडलित नलिका होती है, जिसे कि हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। और इसे ब्रिक नलिका भी कहा जाता है, ठीक है, ब्रिक नलिका कहा जाता है। तो जो कि ये जो नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन, यह किडनी के, ठीक है ना, किसके, तो किडनी के संरचनात्मक, ठीक है, रचनात्मक और साथ ही साथ ये क्रियात्मक इकाई होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, क्रियात्मक इकाई। कहने का मतलब कि किडनी जो है आपका, वह नेफ्रॉन के द्वारा बना होता है, यानी कि नेफ्रॉन से बना होता है। जिस प्रकार से मनुष्य का पूरा बॉडी, पूरा शरीर जो होता है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार से किडनी जो होता है इन्हीं सूक्ष्म नेफ्रॉन से मिलकर के बना होता है, ठीक है। साथ ही साथ जिस प्रकार से शरीर के अंदर में जितनी भी क्रियाएं शरीर में होती है, उपापचयी अपचयी जो भी क्रियाएं होती है कोशिका करती है, उस प्रकार से किडनी के अंदर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, फिल्ट्रेशन का हो गया, जो भी क्रिया हो गया जिसकी वजह से शरीर के अंदर की जो विषैले पदार्थ उसको बाहर निकाला जाता है, वो सारी क्रियाएं आपको नेफ्रॉन ही करती है।
इसलिए नेफ्रॉन जो होता है वह संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया किडनी की आंतरिक संरचना। अब हम लोग को पढ़ना है इसी में, चूंकि नेफ्रॉन जो कि जिस प्रकार से कोशिका शरीर के अंदर में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, उस प्रकार से किडनी में आपका नेफ्रॉन जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो हम लोग अब नेफ्रॉन के बारे में पूरा देखेंगे कि नेफ्रॉन होता कैसा है, ठीक है, और दूसरी बात कि नेफ्रॉन कार्य कैसे करता है। तो पूरा का पूरा अभी उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखिए, मैंने पहले से ही पूरा एक नेफ्रॉन का फिगर में बना के रखा हूं, क्योंकि नेफ्रॉन का फिगर बनाने में टाइम लग जाता। उस टाइम को बचाने के लिए मैंने पहले से ही इसको बना के रखा है। तो सबसे पहले अब है नेफ्रॉन की संरचना, ठीक है ना। नेफ्रॉन की संरचना के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा नेफ्रॉन कैसे बना है, किन किन चीजों से मिलके बना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रत्येक वृक्क में, ठीक है, जितनी जो किडनी होती है, मतलब 2 किडनी होती है, तो प्रत्येक यानी कि एक किडनी के अंदर में जो नेफ्रॉन होती है, ठीक है, यह संख्या में अगर बात करें नेफ्रॉन की संख्या, तो वो होती है 10 लाख। कितने? 10 लाख, ठीक है ना। 10 लाख की संख्या में आपको पाई जाती है। कौन? तो किडनी के अंदर में नेफ्रॉन, ठीक है ना। आप सुने होंगे कि जो नेफ्रॉन होता है वह हजारों में नहीं बल्कि लाखों में पाए जाते हैं, और इसी की वजह से पूरा किडनी कार्य करता है। अगर किडनी खराब होता है, इसका मतलब कि उसके नेफ्रॉन ने कार्य करना बंद कर दिया है ना। नेफ्रॉन चूंकि सबसे महत्वपूर्ण भाग है, और यही इसी की वजह से पूरा संरचना और कार्य होता है। तो नेफ्रॉन लगभग कितने होते हैं, याद रखना, आपको एग्जाम में पूछता है कि नेफ्रॉन एक किडनी में, प्रत्येक किडनी में कितने नेफ्रॉन की संख्या होती है। तो कितना? लगभग अप्रोक्सी, ठीक है, 10 लाख, ठीक है ना, यानी कि लगभग 10 लाख होती है। ये जो होता है स्टार्टिंग, इसकी जो बनावट होती है, ठीक है ना, क्या है बनावट, तो ये होती है प्याले जैसी संरचना से। कैसी? प्याले जैसी जो संरचना है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जो कि प्याले जैसी संरचना होती है वो आपका बोमेन संपुट होता है, ठीक है। जो क्या करता है कि एक रक्त को प्रवाहित करने वाले, ठीक है ना, केशिका को या जाल को घेर के रखता है, जिसे कि ग्लोमेरुलस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो गुच्छा है, ठीक है ना, जो केशिका गुच्छ होता है, कोशिका के ये पूरा आपका बोमेन संपुट के अंदर में ये कोशिका को रक्त को शुद्ध करने का काम करता है, फिल्ट्रेट करता है, ठीक है, उसे घेर के रखता है। कौन? तो बोमेन संपुट। इन दोनों को सम्मिलित रूप में मैगपिलियन कोष के नाम से जाना जाता है। मैगपिलियन, ठीक है ना, क्या है? मैगपिलियन कोष। तो ये दोनों को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है, यानी कि जो आपका बोमेन संपुट हो गया और जो ग्लोमेरुलस होता है, ये दोनों ही सम्मिलित रूप में आपको मैगपिलियन कोष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, तो इसमें 2 कुंडलित भाग होते हैं, एक ये वाला कुंडलित भाग और एक ये वाला कुंडलित भाग। इस वाले कुंडलित भाग को समीपस्थ, ठीक है ना, समीपस्थ कुंडलित भाग कहते हैं, और ये जो होता है आपका दूरस्थ होता है, क्योंकि ये जो होता है ना, आपको जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है, बोमेन संपुट है, उससे दूर होता है। ये नजदीक होता है, इसलिए इसे समीपस्थ कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? दूरस्थ कहते हैं, ठीक है। यानी दूर का, वो क्या हो गया? दूर का हो गया, और ये नजदीक का हो गया, ठीक। तो 2 क्या होते हैं? भाग होते हैं, 2 आपके कुंडलित भाग होते हैं, जिसे हेलेना का चाप भी कहा जाता है। हेलेना का चाप, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे हेलेना का चाप, इस वाले भाग को कहा जाता है, ठीक है ना। इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? हेलेना का चाप। आगे की ओर जब बढ़ते हैं, तो ये आपका जो भाग है, यहाँ से ब्लड इस प्रकार से
प्यूरिफाइड होकर के जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो अवशेषी पदार्थ है जैसे कि मलमूत्र मूत्र जो भी होते हैं, यूरिक एसिड वगैरह, इसमें आपको आता है और ब्लड यहाँ पे छनता है। तो आगे हम लोग कार्य पढ़ेंगे। तो इसे हेलेना का चाप कहा जाता है। तो पहला क्या है, बोमेन संकुट हो गया, ग्लोमेरुलस दोनों को मिक्स रूप में यानी कि सम्मिलित रूप में मैकपिलियन कोष कहेंगे। जो कुंडलित भाग है उसमें से एक समीपस्थ है, दूर वाले को दूरस्थ कहेंगे। यहाँ चूंकि काफी ज्यादा संकीर्ण हो जाता है, जो आपका नलिका होता है उसे हेलेना का चाप कहते हैं, हेलेना चाप के नाम से जाना जाता है। इसमें भी ये जो होता है इसे हम लोग अवरोही चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरोही चाप। ठीक है, और इसे अधिरोही चाप कहते हैं, अधिरोही चाप कहते हैं। तो दो भाग हो गया, एक अवरोही, देखिए जब स्टार्टिंग हो गया तो अवरोही हो गया, और मतलब पतला होने लगा तो अवरोही चाप कहते हैं, और जब मोटा होने लगता है तो उसे अधिरोही चाप के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। उसी के बीच वाले भाग को हेलेने हेलेने होता है, हेलेने होता है। ठीक है ना, हेलेने का चाप होता है, हेलेना नहीं, हेलेने का चाप होता है। ये आपका सही प्रोनाउंसिएशन होता है इसका। तो हेलेने चाप हो गया, एक अवरोही और दूसरा अधिरोही होता है। ठीक है, और यही जो आपका अधिरोही जो चाप होता है आगे चल करके आपको इस बड़ी सी नलिका में खुलती है। इस नलिका का नाम जो है वो संग्राहक नलिका है। क्या है? संग्राहक नलिका। ठीक है ना, संग्राहक नलिका, जिसके अंदर में आपका जो अवशेषी पदार्थ होते हैं वो जाकर के जमा होते हैं, और ये जो है आगे जाकर के आपको मूत्र वाहिनी से जुड़ा होता है। किससे? मूत्र वाहिनी से जुड़ा होता है। ये पूरा इसी के अंदर में पूरा आपको इस संग्राहक नलिका के द्वारा बहुत सारे, मैंने एक नेफ्रॉन का पिक्चर बनाया है, ऐसे लाखों की संख्या में संग्राहक नलिका से नेफ्रॉन जुड़े हुए होते हैं। तो ये पूरा क्या था आपका नेफ्रॉन का संरचना। ठीक है, बनावट हो गया। ये किसका हो गया? नेफ्रॉन का बनावट। अब है इसके बाद में कि नेफ्रॉन कार्य कैसे करता है। ये तो हो गया कि कैसे बना है, याद रखना है आपको, स्टार्टिंग करना है, ऊपर से नीचे की ओर जाना है। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले जो ये प्याले जैसी संरचना से शुरू होता है, जिसे कि हम लोग ब्रह्मन संपुट कहते हैं। पूरा एक ब्रीफ मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना, फिर से, ताकि एक बार में आपको कंटिन्यूली समझ में आ जाए, याद रहे माइंड में, ताकि एग्जाम में अगर आपसे पूछ दे, है ना, 5 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे पूछते हैं कि नेफ्रॉन का या फिर वृक्क नलिका का सचित्र वर्णन करें। सचित्र वर्णन करने का मतलब कि उसकी संरचना वर्णन करेंगे, साथ ही साथ उसकी क्रिया विधि भी वर्णन करेंगे, यानी कि वह कैसे कार्य करता है उसके बारे में हम लोगों को क्या करना होता है, पूरा वर्णन करना होता है। तो फिर से मैं एक पूरा ब्रीफली समझा दूं वन शॉट में, तो समझिएगा। ये प्याले जैसी संरचना से शुरू होती है, जिसे कि बोमेन संपुट कहा जाता है। ये जो प्याले जैसी संरचना है उसके अंदर में एक जालनुमा स्ट्रक्चर होता है, जो कि रक्त को साफ करने का, फिल्ट्रेट करने का काम करता है, उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, और दोनों को सम्मिलित रूप में मैकपिलियन कोष कहते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो आपको दो कुंडलित भाग दिखाई देता है नलिका में, जिसमें कि एक जो होता है बगल वाला उसे कहते हैं समीपस्थ, ठीक है, दूर वाले को दूरस्थ कहेंगे। ठीक है, जब आगे आते हैं तो जो मोटा वाला भाग है वो पतला होता है, जिस जगह पतला होता है वो अवरोही चाप होता है, और जिस जगह मोटा होता है वो अधिरोही चाप होता है। बीच में चूंकि ये पूरा पतला होता है उसे हेलेन का चाप कहते हैं, हेलेने का चाप के नाम से जाना जाता है। आगे जब ये अधिरोही चाप जो होता है आगे जाकर के आपको एक नलिका, बड़ी सी नलिका में खुलती है, जिसे संग्राहक नलिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? संग्राहक नलिका। ये संग्राहक नलिका जो होती है आगे जाकर के आपको मूत्र वाहिनी से जुड़ी होती है, क्योंकि जितना भी फिल्ट्रेट का काम होता है, फिल्ट्रेट हो करके ब्लड को साफ कर करके जो ब्लड में से जो गंदगी निकली, जो भी आपका अवशिष्ट पदार्थ निकला, जैसे कि मूत्र, यूरिक एसिड, यूरिया जो भी निकला है, वो सभी इसी के द्वारा इस संग्राहक नलिका में आता है, जो कि मूत्र वाहिनी के द्वारा ब्लैडर में जाते हैं, यानी कि मूत्राशय में जाता है, और मूत्राशय के द्वारा, मूत्राशय से मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर के बाहर समय समय से निकलता रहता है। ये हो गया आपका पूरा नेफ्रॉन। ठीक है ना। अब इसकी हम लोग बात करते हैं कि ये कार्य कैसे करता है।
तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिगर अभी रहने देता हूँ, ठीक है ना, फिगर अभी रहने देता हूँ, केवल जो मैंने लिखा उसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग ब्रिक का कार्य देखेंगे। किसका कार्य है? ब्रिक का कार्य। देखिए, ब्रिक का कार्य कहने का मतलब कि बेसिकली कार्य कौन करेगा? नेफ्रॉन करेगा। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने ब्रिक का कार्य लिखा तो नेफ्रॉन का कहाँ जिक्र हो रहा है। आपको मैंने पहले ही बताया कि नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई दोनों होता है। यानी कहने का मतलब कि किडनी बना इससे है और किडनी का कार्य भी इसी से होता है। इसलिए ये क्या है? आपका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो हम लोग शुरू करते हैं ब्रिक का कार्य, यानी कि किडनी का कार्य। कैसे किडनी कार्य करता है, किस ढंग से कार्य करता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किडनी जो होता है यानी कि जो नेफ्रॉन होते हैं, वह ब्लड को साफ करने में 3 चरण का इस्तेमाल होता है उसमें, ठीक है। पहला आपका होता है, इसमें 3 क्रिया विधि होता है जिसके थ्रू पूरा ब्लड को प्रोसेसिंग करके साफ सफाई की जाती है, जिससे कई सारे अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। तो पहला होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन पहला ये हो गया आपका। दूसरा जो होता है वो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा आपका होता है ट्यूबुलर पूर्णवशोषण, ठीक है, शोषण, ठीक है। और तीसरा होता है ट्यूबुलर श्रवण, ठीक है, श्रवण। तो ये 3 बेसिकली इसमें कार्य होते हैं। पहला क्या है? पहला आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है, दूसरा आपका ट्यूबुलर पूर्णावशोषण है, और तीसरा है जो ट्यूबुलर श्रवण है। इन तीनों के द्वारा ही इन 3 चरणों के द्वारा मतलब कहने का मतलब इसके द्वारा नहीं, इन 3 चरण, ये 3 चरण है, प्रोसेस है, जिसके जरिए मूत्र का निर्माण होता है, उत्सर्जित पदार्थ का ये बहिष्करण होता है, यानी कि शरीर से उत्सर्जित पदार्थ को निकाला जाता है। ये 3 चरण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में समझते हैं, ठीक है। पहला कौन हम लोग पढ़ेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये जो आपका पहला कौन है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या है आपका कि ये सबसे पहले तो कि छन्ने की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? छन्ना के जैसा कार्य करता है, एज लाइक छन्ना, है ना, यानी ब्लड को छानने का काम ये करता है। इसमें 2 प्रकार की नलिका होती है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें एक होता है अभिवाही, ठीक है, एक क्या होता है? अभिवाही नलिका, और एक होता है अववाही नलिका। अभिवाही और अपवाही, ठीक है, अपवाही नलिका। तो 2 नलिका होती है। तो सबसे पहले ये छन्ना की तरह कार्य करता है। इसमें जो आपका अभिवाही नलिका होती है, ठीक है, अभिवाही जो नलिका होती है, ठीक है ना, नलिका होती है, ये आपका थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है ना, किसके अकॉर्डिंग? अपवाही। तो ये अपवाही नलिका की अपेक्षा अपवाही नलिका, ठीक है ना, किसके? अपवाही नलिका की अपेक्षा क्या होता है? थोड़ा मोटा होता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से होता क्या है कि इस वाले में प्रेशर कम होता है, क्योंकि जो मोटा है तो प्रेशर वहां पे कम रहेगा। अपवाही पतला ज्यादा होता है, इसमें प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पे दबाव ज्यादा होता है। और इसी के दबाव की वजह से यहाँ चूंकि जो ब्लड आते हैं वो ब्लड का फिल्ट्रेट होता है, ब्लड यहाँ पे छनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो अभिवाही धमनिका है ये थोड़ा मोटा होता है, इसका व्यास थोड़ा ज्यादा होता है। इसके साथ साथ इसमें रक्त के साथ, ठीक है ना, रक्त के साथ क्या क्या आता है? तो आपको आएगा यूरिक एसिड, यूरिया अम्ल आएगा, यूरिक अम्ल आएगा, ठीक है, यूरिया आएगा, यूरिक अम्ल आ जाएगा, जल होगा, ठीक है, जल हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, और ईटीसी। ये सब के सब रक्त के साथ में, ठीक है ना, रक्त के साथ में
अविवाही जो धमनिका होती है, ठीक है, नलिका मैंने लिखा है, यहाँ पे धमनी लिख सकते हैं। अविवाही जो धमनी होता है उस धमनी के द्वारा यहाँ पे आता है, और ये जो अपवाही धमनी होता है इसमें प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसके दबाव की वजह से रक्त यहाँ पे आकर के छनता है। जो रक्त में क्या है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, अम्ल है, जल है, उसके साथ साथ प्रोटीन है, ठीक है ना, ये सारा जो कि रक्त में मिला होता है, प्लाज्मा भी होता है इसमें, ठीक है, मैंने वो लिखा नहीं तो प्लाज्मा भी होता है, बहुत सारे पदार्थ चूंकि जो रक्त में है मिला हुआ सभी के सभी यहाँ पे आते हैं, है ना, पदार्थ में, चाहे वो द्रव हो चाहे वो ठोस हो, जो इसके साथ में आते हैं यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बोमेन संपुट होता है इसकी दीवारें बहुत पतली होती है, ठीक है ना, बोमेन संपुट की दीवारें पतली होती है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड होता है वो छनता है, छन करके इस अपवाही धमनी में या अपवाही जो नलिका है ना, जो समीपस्थ जो नलिका होती है इसमें चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो अपवाही नलिका होती है ये काफी ज्यादा पतली होती है, इसका व्यास कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर ज्यादा होता है, तो प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन होता है। तो जब जो कि उच्च दाब पे होता है ना, तो जब उच्च दाब पे फिल्ट्रेशन होता है उसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कब होगा, जब दबाव ज्यादा होगा, दबाव ज्यादा होने की वजह से जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है उसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाता है, ब्लड की जो फिल्ट्रेट हो जाता है, तो ब्लड इसके सहारे से, मतलब साफ सुथरा जो होगा ब्लड वो अलग निकल जाएगा अपवाही धमनी के द्वारा, और जो छन्नित जो अपद्रव्य हैं या यूं कहें कि जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वो इसके द्वारा, किसके द्वारा, जो कि आपका समीपस्थ नलिका थी, जो कि आपका यहाँ पे अवरोही चाप हो गया, हेलेनिका चाप हो गया, इसके जरिए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा और ये कहां तक पहुंचेगा, समीपस्थ जो संग्राहक नलिका है वहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है, जिसके द्वारा शरीर होगा क्या कि जो आगे जाकर के आपका मूत्र वाहिनी से जुड़ा होता है तो उसके सहारे वो शरीर से बाहर निकलेगा, अकॉर्डिंग टू वो मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग, है ना, उसके द्वारा शरीर से बाहर निकलेगा। तो ये हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें जो दूसरा पॉइंट है आपका ट्यूबुलर पूर्णावशोषण। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब छनता है ब्लड, है ना, ब्लड जब छना तो जो छन्नित जो भी लिक्विड जो अलग हो गए उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, प्लाज्मा होती है, ग्लूकोज होता है, तो उसमें जो काम की चीजें होती है ना, जो कि कार्य के लिए शरीर के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, उनको अवशोषित कर लिया जाता है ना, फिर से क्या कर लिया जाता है, अवशोषित, जैसे पानी, जल, है ना, जल शरीर को बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अगर जल का कमी होगा तो शरीर के अंदर में डिहाइड्रेशन होगा, तो जल के लेवल को मेंटेन करने के लिए जल ज्यादा होता है, तो यहाँ पे जल भी छन्नित होता है, जब जल छन्नित होता है तो संग्राहक नलिका के द्वारा, है ना, पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर भी निकलता है, लेकिन वो सारे जल नहीं निकलते। जब इस नलिका में होती है तो जो जरूरी चीज होते हैं, जो जल ज्यादा है उसमें से जो जल का अधिकांश भाग होता है वह आपको अवशोषित कर लिया जाता है ताकि शरीर में जल की कमी ना हो। उसके साथ साथ जो ग्लूकोज होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा, इसके अंदर में ग्लूकोज, जो जितना भी ग्लूकोज होता है क्योंकि शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ग्लूकोज को भी अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद जो दूषित पदार्थ बचते हैं उसको उत्सर्जन के लिए छोड़ दिया जाता है। तो आपका दूसरा क्या हो गया, ट्यूबुलर पूर्णावशोषण। समझ में आ गया होगा कैसे होता है, तो इसको एक बार फिर अंत में पूरा ब्रीफ समझा देंगे, अभी तीनों पहले समझ लेते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर। तीसरा है ट्यूबुलर श्रवण, है ना, क्या है, श्रवण के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि जो कोशिका होती है, कोशिका से कई ऐसे उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जो स्रावित हो जाते हैं और स्रावित होकर के आपके जो फिल्ट्रेट ब्लड होता है उसके अंदर में चला जाता है, मिल जाता है, ठीक है। ये जो फिल्ट्रेट होता है
इसे हम लोग ब्लाडर मूत्र भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आगे जाकर के आपको मूत्र मार्ग के द्वारा, मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय में जमा होता है, जहां से समय समय पर यह शरीर से बाहर भी निकलते रहता है ना। इसमें आपको बेसिकली जो कार्य होता है वो वृक्क नलिका के द्वारा बहुत सारे ऐसे पदार्थ जो होते हैं जिनका अवशोषण कर लिया जाता है, जैसे कि जल हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, और भी कई प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है, जो कि अपवाही धमनिका के द्वारा ब्लड में जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि फिल्ट्रेट नहीं हो पाते, है ना, क्या नहीं हो पाते, फिल्ट्रेट नहीं हो पाते, तो वो अपवाही धमनिका के द्वारा, है ना, रक्त में चला जाता है, और रक्त के द्वारा मतलब पुनः वो रक्त में जाकर के मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के वक्त में छन नहीं पाता, हो सकता है वो काफी ज्यादा मतलब इसके छनने के लायक ना रहा हो, तो इसलिए नहीं छन पाता, तो वो आपका क्या होता है कि बच जाता है, जो कि अपवाही धमनिका के द्वारा क्या होता है, अवशोषित होता है, और वो फिर से आपको रक्त में पहुंच जाता है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि जिसे नहीं छनना होता वो भी छन जाता है, तो उसको अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार से आपका किडनी जो है, नेफ्रॉन जो है वो वर्क करता है और आपको मूत्र का निर्माण करता है, उत्सर्जित पदार्थ का निर्माण करता है। ये आपका पूरा हो गया इसका क्या कार्य है ना, किसका कार्य है, तो ये नेफ्रॉन के कार्य बेसिकली, ठीक है ना, किसके कार्य है, नेफ्रॉन के, जिसे हम लोग किडनी फंक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कार्य कहाँ पे हो रहा है, किडनी में हो रहा है, ठीक है ना, किडनी के अंदर में कार्य हो रहा है, क्योंकि किडनी का ही महत्वपूर्ण भाग है, किडनी एक नेफ्रॉन के द्वारा बना हुआ है, तो वो बेसिकली है कि ये कार्य किडनी का है, ठीक है ना, तो ये पूरा कार्य हो गया। मैंने बोला इसको फिर से एक बार में फिल्ट्रेट करके सॉरी पूरा एक एक ब्रीफ समझा देता हूँ, तो समझिएगा। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन समझते हैं। होता क्या है, ये आपका अभिवाही धमनी होता है, इसके द्वारा ब्लड यहाँ पे पहुंचता है, जिसे ग्लोमेरुलर कहते हैं। ग्लोमेरुलर क्या होता है, एक छन्ने की तरह कार्य करने वाला होता है। यहाँ पे आपको जो ब्लड होता है, ब्लड में जल हो गया, ग्लूकोज, यूरिया, एमिनो एसिड, प्रोटीन, बहुत सारे पदार्थ जो कि ब्लड में मिले होते हैं, वो सभी के सभी यहाँ आते हैं। यहाँ पे इनका फिल्ट्रेशन होता है। ये जो आपका प्याली जैसी संरचना होती है, ये आपका जो है ना छनने का कार्य करता है, यहाँ से छनता है ब्लड, और ब्लड छनने के बाद पुनः अपवाही धमनिका के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचता है, रक्त में जाकर के जो शुद्ध रक्त होता है उसमें मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो छन्नित जो भी पदार्थ है वो इसके द्वारा, जो कि आपका क्या है, अपवाही धमनी जो नलिका है, समीपस्थ और दूरस्थ नलिका है, इसके द्वारा संग्राहक नलिका तक पहुंच जाती है, ठीक है ना। इसमें ये हो गया आपका, यहाँ पे बहुत सारे पदार्थ छन करके निकलते हैं, जैसे यहाँ पे आपको ग्लूकोज, जल, प्रोटीन, लवण, जो कि शरीर में यूज नहीं होता, वो छन करके निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो कि जिनका यूज शरीर के अंदर होता है, जैसे ग्लूकोज, जल, प्रोटीन जो भी है, सभी प्रोटीन अमीनो अम्ल जो कि शरीर के लिए एनर्जी बनाने का काम करता है, तो वो भी छन जाता है। तो दूसरा नंबर ट्यूबुलर पुनर्वशोषण में होता क्या है कि जो एक्स्ट्रा जल है ना छन गया है उसको अवशोषित कर लिया जाता है, प्रोटीन को अवशोषित कर लिया गया, सारा के सारा ग्लूकोज को अवशोषित कर लिया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज कार्य करने में बहुत जरूरी होता है, शरीर को एनर्जी देता है, इसलिए उसको अवशोषित कर लिया जाता है, और बाकी जो विषैले पदार्थ, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको छोड़ दिया जाता है, कहाँ पे, आगे जाने के लिए, ठीक है ना, आगे कहाँ जाएगा, वो संग्राहक नलिका में जाने के लिए, ठीक है। लास्ट जो थर्ड नंबर है ट्यूबुलर स्रवण। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि अवशोषित हुआ जल, ग्लूकोज, प्रोटीन, ये सब तो अवशोषित हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पदार्थ होते जो छन ही नहीं पाते, वो बच जाते हैं छनने से, है ना, तो वो क्या होता है, अपवाही धमनिका के द्वारा वो स्रवित होते हैं, और स्रावित होकर के पुनः जाकर के रक्त में अपवाही धमनिका से होते हुए रक्त में जाकर के मिल जाते हैं। ये आपका हो गया ट्यूबुलर स्रवण, ठीक है। तो ये 3 चरण होते हैं जिसकी वजह से ब्लड साफ होता है, जहां पे कि मूत्र का निर्माण होता है, उत्सर्जित पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है, इन तीनों की वजह से, ठीक है। तो आपको किडनी का कार्य समझ में आ गया,
कैसे कार्य करता है, इसके पहले इसकी संरचना समझा दी, कैसे पूरा किडनी का कौन सी संरचना है, क्या क्या है। बेसिकली इसमें क्या होता है, नेफ्रॉन होते हैं। तो आपको जब एग्जाम में पूछे कि पूरा डिटेल में बताना है और पिक्चर के साथ में, नेफ्रॉन के पिक्चर के साथ में, तो आपको नेफ्रॉन का ऐसा पिक्चर बनाना है, ठीक है। और पूरा पहले इसकी बनावट, उसके बाद इसका कार्य पूरा डिटेल में लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो किडनी का फंक्शन है, जो उसका संरचना है, वो खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो मूत्र की बनावट की बात करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मूत्र के बारे में समझेंगे कि मूत्र में कौन कौन से पदार्थ कितनी कितनी मात्रा में मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर, जो नहीं कर रखे हैं, जो नए हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दे, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे क्या होगा कि आप भी पढ़ पाएंगे और आपके दोस्तों के पास पास जो जब वीडियो जाएगा वो देखेंगे तो उन्हें भी थोड़ा ज्ञान मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।